कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप 11वां पार्ट देख रहे हैं और ये प्रोग्राम प्रत्येक सुबह 9 बजे हमारे चैनल पे आता है। इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि ये प्रोग्राम प्रत्येक सुबह 9 बजे आता है और इसमें मैं आप ही लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, आप ही लोगों के लिए काम करता हूँ। आप लोग जो भी कमेंट किए होते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे हैं, उसका सबका मैं जवाब देता हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, तो बदले में मैं आप लोगों से सिर्फ इतना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। तो चलिए कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये हम 11वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे अपना पहला कमेंट लेता हूँ। जिस कमेंट में हमसे पूछा गया है, मैरिज के बाद वाइफ एंड हस्बैंड 1 साल मदर के साथ में रही थी। उसके बाद 2 साल तक हस्बैंड एंड वाइफ मदर से अलग रहे। अब वाइफ क्या मदर पे डीवी डाल सकती है? तो देखिए, इनके पूछने का मतलब है शादी के बाद पति और जो पत्नी है वो 1 साल तक अपने सास के साथ जो पत्नी है वो रही, उसके बाद अलग हो गए, यानी पति और पत्नी अलग रहने लगे और 2 साल तक जो पति पत्नी है साथ में रहे हैं और जो सास है वो अलग रही हैं। तो ऐसे में क्या जो पत्नी है वो अपने सास के ऊपर केस डाल सकती है या नहीं डाल सकती है? क्या डीवी एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज करा सकती है या नहीं करा सकती है? तो देखिए, ये चीज़ आपको देखने में लग रहा होगा कि पत्नी तो जो है वो सास से अलग रही है, तो ऐसे में केस दर्ज नहीं करा सकती है। लेकिन अगर इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली में देखें, ज़मीनी स्तर पे देखें, तो इस तरह का मामला लोग बना देते हैं, जो एडवोकेट होते हैं इस तरह की परिस्थिति क्रिएट कर देते हैं, मामला बना देते हैं, इस तरह के तथ्य लिख देते हैं कि केस दर्ज हो जाता है। अगर अलग भी रही होती है जो सास होती है, जो ससुर रहे होते हैं, अलग भी रहे होते हैं, तो ऐसे में वो मेंटली टॉर्चर बना देते हैं कि मानसिक क्रूरता की गई है, फ़ोन करके परेशान किया गया है, तो यही सारी चीज़ें बना देते हैं। तो प्रैक्टिकली तौर पे अगर हम देखें तो आपका जैसा मामला है, उस मामले में भी जो पत्नी है वो अपने सास के ऊपर केस दर्ज करा सकती है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर जी, अगर यही काम पति की जगह पत्नी एडल्ट्री में रह रही हो तो क्या पत्नी के ऊपर केस लग सकता है? तो देखिए, अगर आपकी जो पत्नी है वो एडल्ट्री में रह रही हैं तो ऐसे में आप अपनी पत्नी के ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं करा सकते हैं, पत्नी को कोई सज़ा नहीं करा सकते हैं। सिर्फ यदि आपकी जो पत्नी है वो एडल्ट्री में रह रही हैं तो ऐसे में आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। लेकिन मेंटेनेंस केस में आपको साबित करना पड़ेगा कि आपकी जो पत्नी है वो एडल्ट्री में रह रही हैं। साथ ही साथ अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री में रह रही हैं तो ऐसे में आप अपनी पत्नी को डिवोर्स भी दे सकते हैं, यानी उससे विवाह विच्छेद कर सकते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में भी आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि आपकी जो पत्नी है वो एडल्ट्री में रह रही हैं। तो हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, मेरा पहले कोर्ट डिवोर्स हुआ था, बाद में मैंने मेरे मामा की लड़की से शादी की। उन्होंने बताया था कि उनका कोर्ट से डिवोर्स हुआ है, वो ज़्यादातर मायके में रहती है। मैंने पूछताछ करने पे पता चला कि उनका 100 रुपये के स्टम्प पेपर पे डिवोर्स हुआ है, लेकिन अभी वह पेपर दिखाने को तैयार नहीं है। मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रही हैं। बाद में मैंने पूछताछ की तो पता चला कि उनका 100 रुपये के स्टम्प पे डिवोर्स हुआ है। अभी मैं शादी शून्य कराने के लिए केस दाखिल कर रहा हूँ, तो क्या वो मेरे ऊपर 498A और मेंटेनेंस का केस दाखिल कर सकती हैं? क्या उनके मेरे पास पहले पति के नाम का आधार कार्ड का जिरोक्स है? तो देखिए, आपने जो शादी की है वो अपने मामा की लड़की से कर ली है, तो ऐसे में आप भाई बहन हो रहे हैं। तो ऐसे में जो सापिंड होता है ये स्थिति है आप में, तो ऐसे ही ये शादी शून्य है, इस शादी का कोई मतलब नहीं है, ये वाइड मैरिज है। और साथ ही साथ अगर आपकी जो पत्नी है, जो आपकी मामा की लड़की है जिनसे आपने शादी किया है, वो पहले से ही शादीशुदा है, उनका स्टम्प पेपर भी डिवोर्स हुआ है, तो वो शादीशुदा ही हैं, उनका भी डिवोर्स नहीं हुआ है। तो ऐसे में आप इस शादी को शून्य करा सकते हैं। अब ये जो 498A और मेंटेनेंस की बात आप कर रहे हैं वो परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। ये डिटेल में जानने के बाद, परिस्थितियों को सारी चीज़ें डिटेल में जानने के बाद ही हम बता सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जो आपकी स्थिति है, वाइफ जो है मेंटेनेंस पा सकती है या नहीं पा सकती है, 498A का केस दर्ज करा सकती है या नहीं दर्ज करा सकती है। तो ये सारी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट आए हैं
वो अलग अलग आए हैं। किसी हाई कोर्ट ने कुछ बोला है, किसी हाई कोर्ट ने कुछ बोला है, किसी हाई कोर्ट ने ये बोला है कि शून्य विवाह होते हुए भी अगर पत्नी चाहे तो मेंटेनेंस भी ले सकती है। कुछ हाई कोर्ट ने बोला है कि शून्य विवाह होने के बाद पत्नी का मेंटेनेंस पाने का अधिकार समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको एक जनरली चीज़ बताऊं तो देखिए, जब शून्य विवाह कराने आप जाते हैं तो ऐसे में जो शून्य विवाह की आप आधार बता रहे हैं, जिस समय विवाह हुआ तो उस समय आपको पता रहता है कि हाँ ऐसी ऐसी बात थी, आपको सारी बातें पता रहती है, जानबूझ के आप विवाह कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको पता ही नहीं होता है, आपसे सारी चीज़ें छुपा ली गई होती हैं और ऐसी परिस्थिति में आपसे धोखा दे के शादी करा लिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप शून्य विवाह कराते हैं तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो यही एक मैंने आपको चीज़ बताई जो वास्तव में होती है, जिस आधार पे आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं शून्य विवाह की स्थिति में। तो यही चीज़ है। बाकी 498A का आपकी परिस्थिति जान के ही बताया जा सकता है कि लगा सकती हैं या नहीं लगा सकती हैं। और रही बात शून्य विवाह का, तो शून्य विवाह कराने के लिए आपको पहले तो केस करना पड़ेगा। जो केस है वो 2-3 साल चलेगा। तो ऐसे में तब तक वो 498A ऐसा नहीं है कि नहीं लगा पाएंगी, वो 498A लगा लेंगी। आप प्रैक्टिकली में चीज़ ये समझ के चलिए कि आप अपना शून्य विवाह वाला केस दर्ज कराएंगे तो तुरंत पत्नी की तरफ से 498A लगा दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जिस दिन शून्य विवाह के लिए केस करेंगे अगले दिन आपको डिग्री मिल जाएगी। शून्य विवाह का केस भी तो चलेगा 2-3 साल लंबा। तो ऐसे में ऐसी परिस्थिति में 498A और मेंटेनेंस का केस तो पत्नी लगा ही देगी। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। मेरा दोस्त 10+2 पास है और 2 बीघा खेती की जमीन है और गरीब किसान है। उसकी पत्नी 14 साल से अलग रह रही है। उसके पास 12 साल का बेटा है। BA BEd M इकोनॉमिक्स की हुई है। एक प्राइवेट स्कूल में PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है। 51,000 सैलरी है। 2016 से अब तक 5,53,000 बकाया का ऑर्डर एग्जीक्यूट करवा रही है। कोर्ट ने कंडीशनल वारंट इशू हो गए थे। अब दोस्त 45 दिन से जेल में बंद है। अगली तारीख 31 जनवरी है। क्या करना चाहिए? तो देखिए, ऐसी स्थिति जैसा आपका फंसा हुआ है, भले से ही जो पत्नी है वो 51,000 रुपये सैलरी पा रही है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब कोर्ट ने एक बार ऑर्डर कर दिया है मेंटेनेंस का, तो अब इसे बदलवा पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बकाया जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर आप हाई कोर्ट भी जाते हैं अपील के लिए या फिर फैमिली कोर्ट में ही 127(2) के अंतर्गत भत्ते में परिवर्तन कराने के लिए प्रार्थना पत्र भी देते हैं, तो कोर्ट सबसे पहले आपसे यही कहेगा कि ये जो बकाया भरण पोषण है वो पहले जमा करिए, उसके बाद ही हम आपकी बात सुनेंगे। यानी अगर आप हाई कोर्ट भी जाते हैं या फिर लोअर कोर्ट भी जाते हैं, वहां पे भी अपील लगाते हैं, कुछ भी आप करते हैं, कोई भी प्रार्थना पत्र देते हैं, तो कोर्ट पहले यही कहेगा कि ये जो बकाया भरण पोषण है वो पहले आप जमा कर दीजिए, उसके बाद ही हम बात आपकी सुनेंगे, उसके आगे हम कार्रवाई बाद में करेंगे। पहले आप पैसा जमा करिए, उसके बाद ही हम आपकी कुछ सुनेंगे। तो ऐसे में आपको ये पैसा तो अब जमा करना ही पड़ जाएगा, या फिर दूसरा रास्ता आपके पास ये बनता है कि आप समझौता कर ले अपनी पत्नी से। अगर पत्नी से समझौता हो जाता है, पत्नी कह देती है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो ऐसी स्थिति में भी आप बच सकती हैं। या फिर एक मुश्त भरण पोषण आप तय करके डिवोर्स ले ले, तो ऐसी स्थिति में भी आप बच सकते हैं। बाकी अगर इस विषय पे आप डिटेल में जानना चाहते हैं, सारी चीज़ें समझना चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉल पे बात करिए अपॉइंटमेंट लेके। मैं सारी चीज़ें डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि यहाँ मैं इतना ज़्यादा विस्तार में आपको नहीं बता पाऊंगा। तो आप एक बार मुझसे कॉल पे बात करिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने 125 में 15,000 रुपये पर मंथ दे रहा हूँ, मेरे खिलाफ डीवी का केस का और चल रहा है, तो क्या मुझे डीवी केस में भी अलग से मेंटेनेंस देना पड़ेगा? जबकि 125 में ऑर्डर में ये लिखा है कि कोई और कहीं दिया जाने वाला मेंटेनेंस भी सेम समायोजित होगा। तो देखिए, अगर आपका 125 का केस चल रहा है, उसमें आप पत्नी को 15,000 मेंटेनेंस दे रहे हैं, और साथ ही साथ अभी आपका डीवी का जो केस है वो भी चल रहा है, और ऐसे में अभी डीवी में ऑर्डर नहीं हुआ है। तो ऐसे में मान के चलिए, अगर डीवी में भी ऑर्डर हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग मेंटेनेंस देना पड़ेगा।
अगर मान के चलिए मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, पत्नी 3 तरह से मेंटेनेंस मांग सकती है। 125 सीआरपीसी के अंतर्गत, फिर डीवी केस में मांगती है, फिर हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 के अंतर्गत पत्नी मेंटेनेंस मांगती है। तो अगर मान लीजिए पत्नी ने ये तीनों केस लगा दिए हो, यानी तीनों केस में मेंटेनेंस की मांग कर रही हो, अब मान लीजिए 125 में ऑर्डर हो जाता है 5,000 रुपये प्रति माह का, यानी जो पति है वो 5,000 रुपये पत्नी को देगा। डीवी के केस में 3,000 रुपये का ऑर्डर हो जाता है कि जो पत्नी है वो 3,000 रुपये अपने पति से प्राप्त करेगी। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 के अंतर्गत 1,000 रुपये का आदेश हो जाता है कि जो पति है पत्नी को 1,000 रुपये मेंटेनेंस देगा। तो अब ऐसा नहीं है कि इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा, तीनों को ऐड कर दिया जाएगा कि 5 3 8 1 9,000 जो पति है वो पत्नी को मेंटेनेंस देगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए, जिसमें सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस होता है वही मेंटेनेंस पति को देना होता है, यानी 125 सीआरपीसी में 5,000 का आदेश हुआ है तो यही 5,000 रुपये पति को अपनी पत्नी को देना होता है। तो पति को सिर्फ 5,000 रुपये देना पड़ेगा। तो जो सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ होता है वही पति को देना पड़ता है। यही रूल है और इसी प्रकार से आपको मेंटेनेंस देना पड़ता है। भले से ही 3 केस चल रहे हो तो तीनों केस में जो सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस का ऑर्डर रहेगा उतना ही आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो शायद अब आप सारी चीज़ें इसके संबंध में समझ चुके होंगे। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। 498 ए केस में हस्बैंड वाइफ डिफरेंट स्टेट में रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हस्बैंड के घर जाए बिना, कुछ इन्वेस्टिगेशन किए बिना और हस्बैंड की साइड के सभी के स्टेटमेंट लिए बिना सिर्फ वाइफ के स्टेटमेंट के बेस पे 498 ए का चार्जशीट बनाकर कोर्ट में सबमिट कर देता है, जबकि वाइफ सभी इंसिडेंट हस्बैंड के घर का होने का एफआईआर में बता रही है। एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी मौका नक्शा स्पॉट मैप हस्बैंड के घर का बनाने की जगह वाइफ के घर का बना देता है और हस्बैंड साइड को सुने बिना, हस्बैंड के घर विजिट किए बिना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फॉल्स चार्जशीट बनाकर कोर्ट में सबमिट कर देता है। तो क्या फॉल्स इन्वेस्टिगेशन के लिए 498 ए को हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए जाया जा सकता है? प्लीज़ बताइए। और एक्चुअली 498 ए केस में फेयर इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए बताएं, एंड कुछ केस लाज भी बताइए इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड। देखिए, जैसा आपका मामला है, बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट के पास एक प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं। और जो आप फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं वो हाई कोर्ट से लगाया जाता है। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके मामले में सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है और अभी चार्जशीट नहीं लगी है, तो ऐसे में आपको पुलिस के उच्च अधिकारियों से यानी एसपी के पास प्रार्थना पत्र देना होता है। तो एसपी आदेश कर देते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी चेंज कर सकते हैं। और यदि आपका चार्जशीट लग गया है, आपको लगता है कि सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, तो आप मजिस्ट्रेट के पास एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, जांच नहीं हुआ है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराया जाए। तो ऐसे में मजिस्ट्रेट को अगर लग जाता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए और भी इसमें विवेचना कराई जानी चाहिए, तो वो आदेश कर देते हैं। और ऐसे में अगर इन्वेस्टिगेशन अब सही से नहीं हुआ है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसके लिए आपको हाई कोर्ट में रीट लगाना होता है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। मेंटेनेंस से बचने के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? तो देखिए, मेंटेनेंस से बचने के लिए आपके पास 3 आधार मुख्यतः होते हैं। पहला, या तो आपकी वाइफ कमा रही हैं और इतना ज़्यादा कमा ले रही हैं कि वो अपना खर्चा चलाने में सक्षम है, तो ऐसे में आप तैयारी के तौर पे ये सबूत कलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो वाइफ है वो कमा रही हैं और इतना ज़्यादा कमा ले रही हैं कि अपना खर्चा चला ले। दूसरा जो बचने का आधार होता है कि आपकी जो वाइफ है वो बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही हैं। तो अगर आपको सेक्शन 9 की डिग्री मिल जाती है या फिर कोई ऐसा सबूत है जिससे आप सिद्ध कर दे कि वाइफ जो है वो बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही है, तो आपको वो सबूत कलेक्ट करने चाहिए। और तीसरा जो ग्राउंड होता है मेंटेनेंस देने से बचने का, तो वो ये होता है कि आपकी जो वाइफ है वो एडल्ट्री में है, तो एडल्ट्री के भी आप सबूत कलेक्ट कर सकते हैं। यही कुछ तैयारी आपको करनी चाहिए। यानी आपको तैयारी के तौर पे जो बचाव होते हैं, उन बचाव के लिए जो रास्ते बताए गए हैं, उन रास्तों के लिए आपको सबूत कलेक्ट करना होता है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं।
वाइफ ने डिवोर्स पिटीशन में लिखा है कि शादी में 30 लाख का खर्चा किया गया एंड ये झूठ है, टैक्स इवल्यूशन की कंप्लेंट करनी चाहिए या नहीं। देखिए, अगर 30 लाख की बात लिखी गई है और ऐसे में आपके जो ससुर हैं, आपके जो ससुर के घर वाले हैं, बाकी जो लोग हैं पत्नी पक्ष के, उनका इनकम बहुत कम है, जैसे कि वो कुछ काम ही नहीं करते हैं, बेरोजगार है, बहुत कम कमाते हैं, ऐसे में ये नहीं माना जा सकता है कि उनके पास 30 लाख रुपए होंगे, वो लोग टैक्स नहीं देते होंगे। तो ऐसे में आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। टैक्स जो डिपार्टमेंट होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, उसके पास कंप्लेंट कर सकते हैं कि हमारी जो वाइफ है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है, लिखा है कि 30 लाख शादी में खर्च हुए, लेकिन उनकी हालात ऐसी नहीं है कि वो 30 लाख खर्च कर पाए। ऐसे में सारा आपको डिटेल बताना होता है, एक पिटीशन बनाना होता है, एक प्रार्थना पत्र देना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो अगर ये उचित परिस्थिति है तो आप दे सकते हैं। इसके लिए आप मुझसे एक बार फ़ोन पे बात कर लें अपॉइंटमेंट लेके, तो मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझा दूंगा। उसके बाद आपकी परिस्थिति जान के ही मैं बता पाऊंगा कि आपकी जैसी परिस्थिति है वैसे में कंप्लेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, एफआईआर में कौन सा सेक्शन में अरेस्ट होने का डर होता है एंड हस्बैंड को, और एंटीसिपेटरी बेल कब लेनी चाहिए? तो देखिए, 498 ए का अगर केस है तो आप 498 ए केस में भी आप अरेस्ट हो सकते हैं। अगर पुलिस के पास उचित कारण है आपको अरेस्ट करने का, तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के अंतर्गत ही। बाकी अगर पुलिस आपको अरेस्ट 498 ए में नहीं करती है, तो अगर आपके ऊपर 377 लगा है, 307 लगा है, ऐसी धाराएं लगी हैं, तो उसमें आपको अरेस्ट किया जा सकता है। और एंटीसिपेटरी बेल आपको कब लेनी चाहिए? जब आपको गिरफ्तारी का डर हो, ऐसा डर हो कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आयोग कह रहे हो कि अब मैं आपको गिरफ्तार कर लूंगा, या फिर आपको आशंका हो जाए कि गिरफ्तार कर लिया जा सकता है, तो ऐसे में आपको एंटीसिपेटरी बेल लेनी चाहिए। एंटीसिपेटरी बेल आप सेशन कोर्ट से या हाई कोर्ट से ले सकते है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है कि एंटीसिपेटरी बेल कब लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, कहां से लेनी चाहिए। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, सारी चीजें समझ जाएंगे। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, अगर झूठी क्रिमिनल कंप्लेंट करके कंप्लेनेंट अपने बयान दर्ज कराने के लिए डेट पर कोर्ट में अपीयर ना हो तो कंप्लेंट कब तक चलती रहेगी, और उस झूठी कंप्लेंट फाइल करने वाले को कैसे और कितनी सजा करवाई जा सकती है? तो देखिए, इसके लिए आप सजा नहीं करा सकते हैं। यानी अगर आपने कोई क्रिमिनल कंप्लेंट केस यानी परिवाद दाखिल किया है, और ऐसे में मान लीजिए जो कंप्लेनेंट है यानी जो परिवादी है वो कोर्ट जा ही नहीं रहा है, स्टेटमेंट नहीं दर्ज करा रहा है, तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट है 1 से 2 डेट तक देखते हैं और उसके बाद उसके केस को खारिज कर देते हैं। वो लिख देते हैं कि इस मामले में बल न देने के कारण इस मामले को खारिज कराया जाता है, इसे रद्द किया जाता है। तो 1 से 2 डेट तक देखते हैं, अगर उसके बाद भी कोई नहीं जाता है, वकील नहीं जाते हैं, हाजिरी माफी नहीं दी जाती है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि उस केस को खारिज कर सकती है। बाकी अगर केस खारिज हो जाता है, कंप्लेनेंट नहीं जाता है, तो ऐसे में उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई सजा नहीं होगा, उसे आप सजा नहीं करवा सकते हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, पहली 498 ए 125 लगा है, 5 साल तक डिवोर्स केस चल रहा है, इस सिचुएशन में हस्बैंड लिव इन में रह सकता है क्या? देखिए, अगर आप लिव इन की बात सिर्फ कर रहे हैं तो ऐसे में हस्बैंड जो है वो लिव इन में रह सकता है। लिव इन में हस्बैंड रहता है तो ऐसे में उसके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 नहीं लग सकती है। लेकिन अगर आप लिव इन में रहने जा रहे हैं तो ऐसे में आपको सोच समझ के रहना चाहिए। अगर आप लिव इन में किसी लड़की के साथ अब रहना शुरू कर देते हैं और उस लड़की से आपकी मान लीजिए शादी नहीं होती है, तो ऐसे में जो लड़की आप जिसके साथ लिव इन में रह रहे हैं वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो 498 ए का तो केस दर्ज नहीं कराती है, वो बाद में रेप का केस दर्ज करा सकती है। तो ऐसे में आपके लिए तब और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आप 494 से बचने के लिए आप लिव इन में रहेंगे और बाद में आपके ऊपर रेप का केस दर्ज हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको सोच समझ लेनी चाहिए। बाकी अगर सिर्फ आप ये जानना चाहते हैं कि लिव इन में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ, आप रह सकते हैं, लेकिन एक बार ये भी चीज़ और सिचुएशन सोच समझ लीजिएगा, तभी आप रहना शुरू करिएगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। क्या एक्स पार्टी डिवोर्स रिन्यू भी होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको एक बार एक्स पार्टी डिवोर्स की डिग्री मिल जाती है, आपको डिवोर्स की डिग्री मिल जाती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसका रिन्यूअल कराना पड़ेगा, हर साल ऐसा कुछ कराना पड़ेगा। एक बार जब आपको डिग्री मिल जाएगी तो अब आप निश्चिंत हो जाइए। हाँ, अगर उसमें अपील पड़ती है तो ऐसे में फिर से आपको कोर्ट जाना पड़ सकता है। बाकी हर साल जिस तरह से आप कोई लाइसेंस बनवाए होते हैं उसे रिन्यू कराना पड़ता है, ऐसे डिवोर्स की डिग्री नहीं करानी पड़ती है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं।
हाय सर, हमारे पति ने हमें और मेरी बेटी को छोड़ दिया है। करीब 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक वो हमें लेने के लिए नहीं आए। वो कब आएंगे प्लीज़ सर बताएं, और कुछ ऐसा उपाय बताएं कि वो जल्दी आए। तो देखिए, अगर वो नहीं आ रहे हैं, ऐसे में आप उनके ऊपर 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस का केस करिए, उनसे भरण पोषण प्राप्त करने के लिए। और साथ ही साथ अगर आप अपने पति के साथ रहना चाहती है और आपके जो पति हैं वो आपको रख नहीं रहे हैं, तो ऐसे में ये आपके साथ एक प्रताड़ना हो रही है। तो इसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप चाहे तो सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत केस कर सकती हैं। अगर आप दूसरा रास्ता चुनना चाहें तो ऐसे में आप अपने पति के ऊपर 498 ए का केस दर्ज करा सकती है, यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के अंतर्गत केस भी दर्ज करा सकती हैं। क्योंकि आपके पति जो है उन्होंने आपको घर से निकाल दिया है, हटा दिया है, आपकी बेटी को निकाल दिया है। तो ऐसे में आपके साथ मेंटली क्रूएल्टी हुई है। तो आपके पास दो रास्ते हैं। आप चाहे तो सेक्शन 9 का भी केस दर्ज करा सकती हैं, आप चाहे तो 498 ए के अंतर्गत केस भी दर्ज करा सकती हैं। साथ ही साथ आप डीवी एक्ट के अंतर्गत भी केस दर्ज करा सकती हैं। और साथ ही साथ आप मेंटेनेंस लेने के लिए भी 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस के लिए केस दर्ज करा सकती हैं। तो यही कुछ कानूनी उपाय हैं। लेकिन मैं इन कानूनी उपायों को छोड़ के आपसे एक रास्ता और बताऊंगा कि सबसे पहले तो आप अपने पति से मिलिए, बात करिए, दोनों परिवारों को बैठाइए, मिल बैठ के बात करिए कि क्या वो चाहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, रिश्ते में ऐसी खटास क्यों आ गई है। तो मैं आपसे सबसे पहले तो यही सजेस्ट करूंगा कि कोर्ट कचहरी जाने से पहले आप लोग एक बार मिल बैठ के बातचीत कर लीजिए, देखिए क्या दिक्कत आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, तभी आप कोर्ट जाइएगा। क्योंकि अगर आप अपना रिश्ता बचाना चाहती हैं तो ऐसे में आप कोर्ट मत जाइए, क्योंकि कोर्ट जाने के बाद अधिकतर रिश्ते टूटते ही हैं। जो घर होते हैं वो टूटते ही हैं। कोर्ट जाने के बाद बहुत ही ऐसे कम घर होते हैं जो बस पाते हैं। तो आप पहले अपने पंचायत के थ्रू बातचीत करके इन सारे मामलों को निस्तारण कराने का प्रयास कीजिए। जब एकदम अंत हो जाए, कोई निस्तारण ना हो, कोई निष्कर्ष ना निकले, तभी आप कोर्ट जाइएगा और कोर्ट में जाके कोई एक्शन लीजिएगा। जल्दबाजी में और हड़बड़ा के कोई आप एक्शन मत लीजिएगा, क्योंकि कोर्ट जाने के बाद जैसा मैंने आपको बताया, घर बनते बहुत कम, टूटते बहुत ज़्यादा है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। क्या आईपीसी 498 भी लग सकता है? देखिए, 498 जो लगता है, यदि आप किसी शादीशुदा महिला को बहला फुसला के अपने साथ लेके चले जाते हैं तो ऐसे में ये धारा आपके ऊपर लगती है। तो ऐसे में अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में किसी लड़की के साथ रह रहे हैं जो शादीशुदा नहीं है, तो ऐसे में आपके ऊपर 498 नहीं लग सकता है, ये आपके ऊपर धारा नहीं लगेगी। तो यही कुछ कमेंट आए थे जिनका मैंने आज आपको जवाब दे दिया। बाकी ये जो कमेंट है इसका मैं आपको पहले ही जवाब दे चुका हूँ। तो आशा करता हूँ आज का ये जो कमेंट बॉक्स का प्रोग्राम था उससे आपको अच्छी जानकारी मिली होगी और सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह से समझ ली होगी। एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले। मिलते हैं नए कमेंट बॉक्स के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।